हेलो एवरीवन, मैं आर के झा लेकर के आया हूँ एक नया आईपीओ का रिव्यू। ये इस बारिश के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आईपीओ की बरसात सी हो गई है। तो अभी फ्लोर पे है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ अभी 16 से लेकर के सब्सक्रिप्शन के लिए आएगा। उसके सारे डिटेल्स हम वीडियो में आगे देखेंगे। हम लास्ट में ये भी चेक करेंगे कि तत्व में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जोमेटो में करना चाहिए या दोनों में करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड आईपीओ, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1996 में। दैट मीन्स काफ़ी टाइम कंपनी का हो चुका है इस मार्केट में। ये कंपनी जो है वो केमिकल सेगमेंट की कंपनी है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें से जो लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स जिसको एसडीएस कहते हैं, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट पीटीसीज, और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। नाम जो भी हो, हम हर को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम शायद उस सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं। बट मेन ये है कि ये जो कंपनी है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एसडीएस का इन इंडिया। सो कंपनी अपने सेगमेंट में एक तरह से लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर का रोल प्ले कर रही है। सो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम फंडामेंटल को और धीरे धीरे समझते जाएंगे तो हम उस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कंपनी का अगर हम आगे डिपेंडेंसी चेक करेंगे, डिपेंडेंसी मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि इस कंपनी पे डिपेंडेंट है, जैसा कि ऑटोमोटिव सेक्टर, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इसके प्रोडक्ट को यूज़ करती है। सो कंपनी के जो कस्टमर बेस हैं वो बहुत ही डाइवर्सिफाई आपको मिलेगा। और इसकी वजह से उसका मेन रीज़न ये है, इसकी वजह से नहीं, उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट बेस है वो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इसको और आगे अगर हम समझने के लिए जाएंगे तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो केवल इंडिया में बेचने के लिए नहीं बनाती है। कंपनी कम से कम 25 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। सो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है, लोकल डिपेंडेंसी बहुत ही कम है। दिस इज़ द अनदर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। केवल लोकल मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं है। कंपनी यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूके, बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और जिसकी वजह से अगर आप फिनेंशियल ईयर 2020 में अगर कंपनी का डिटेल्स चेक करेंगे, फिनेंशियल्स चेक करेंगे, तो 76% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट ऑपरेशन से अर्न किए गए हैं। कंपनी के जो क्लाइंट बेस हैं उस क्लाइंट बेस में बहुत सारे नाम आप देखेंगे, जो कि बिकॉज ये कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो बहुत सारे अच्छे खासे नाम आपको दिख जाएंगे। मर्क से लेकर के आपको हॉक से लेकर के, इसमें बहुत सारे कंपनीज़ हैं, डेविस लैबोरेटरी से लेकर बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ, अपने सेक्टर्स की काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात में बेस्ड है, जहाँ पे अंकलेश्वर एंड दहेज में इसके प्लांट्स हैं। तो ये था कंपनी का बेसिक डिटेल्स। इनसे अगर आप डिराइव करने बैठेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेंथ पॉइंट्स निकल करके आएंगे। पहला स्ट्रेंथ पॉइंट आपको निकल करके आएगा कि ये कंपनी जो है दैट इज़ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड फेड ट्रांसफ़र एजेंट्स। ये आपको फर्स्ट स्ट्रेंथ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सेकंड, जैसा मैंने बोला कि ऑटोमोटिव में भी जाएगा प्रोडक्ट, पेट्रोलियम में भी जाएगा, एग्रोकेमिकल, डाइज, पिगमेंट्स, पेंट कोटिंग। सो इसके पास जो प्रोडक्ट का बेस है वो डाइवर्सिफाई, मतलब बहुत ही अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। थर्ड, जैसा हमने देखा कि ये 76% जो अपना टोटल रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से अर्न किया है। मोर देन 25 प्लस कंट्रीज़ में इसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। दैट मीन्स ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस विद कस्टमर बेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। थर्ड नंबर का पॉइंट यहाँ से आप डेराइव कर सकते हो। उसके बाद ये कंपनी, जैसा मैंने कहा कि गुजरात में बेस्ड है, दो जगह हैं। सो ये हज़ीरा पोर्ट के पास है। दिस इज़ अनदर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी बिकॉज कंपनी का जो लोकेशन है वो एक्सपोर्ट करने के लिए उसको काफ़ी इजी हो जाता है। जो इसकी मैनेजमेंट की टीम है, जो प्रोमोटर्स की टीम है, वो काफ़ी अच्छा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है, दिन भर अच्छा हुआ है। जब हम फिनेंशियल्स चेक करेंगे तो भी ये पॉइंट आपको वहाँ से भी समझ में आएगा। सो इस तरह से ये 4 और ये 5 पॉइंट। एंड छठा जो है, जो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हम जब नीचे चेक करने जाएंगे और तो समझ में आएगा। सो ओवरऑल ये सारे स्ट्रेंथ पॉइंट हैं। अभी तक इस कंपनी में अगर जो पूरे डिटेल्स को मैंने ऐसे भी बाद में चेक किया है तो कोई निगेटिव पॉइंट्स अभी तक निकल करके नहीं आया है। सो कंपनी के फिनेंशियल्स पे अगर हम जाएंगे तो फिनेंशियल्स
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर आप सोच करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 3 सेगमेंट हम चेक करते हैं, 3 पॉइंट चेक करते हैं। टोटल एसेट में क्या ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यूज़ में क्या ग्रोथ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ग्रोथ है। सो यहाँ पे 3 फिगर आपको दिखेंगे, 2019 का दिखेगा फाइनेंशियल ईयर का, 2020 का एंड 2021 का। सो ओवरऑल कंपनी का जो एसेट बेस है वो 2019 31 मार्च 2019 को 1875 मिलियन था, जो कि बढ़ करके 3148 मिलियन हो गया है। सो अल्टीमेटली इसकी वजह से एसेट में ग्रोथ, उसके बाद आप देखेंगे तो रेवेन्यू 2068 मिलियन से 3062 मिलियन हो गया है एंड एट द सेम टाइम जो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 205 मिलियन से 522 मिलियन हो गया है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट है वो 20.5 करोड़ से बढ़ करके 52.2 करोड़ ये 2019 ये 2021। सो 2 साल में जो प्रॉफिट जंप आप देखेंगे सो मोर देन डबल, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का जंप है। सो कंपनी का जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था जो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ से प्रूफ भी हो जाता है। सो ये थे स्ट्रेंथ की बातें। अब कोई भी आईपीओ अगर मार्केट में आता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी का, उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस कंपनी का जो इशू का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा कि आपने देखा कि इसके 2 जगह प्लांट हैं। सो ओवरऑल जो फंडिंग जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जो यहाँ पे प्लांट है वहाँ के लिए वो पैसे यूज़ करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सिमिलरली जो दूसरा है वो अपग्रेड R&D फैसिलिटी इन वडोदरा, वहाँ पे वो R&D फैसिलिटी के लिए करने वाले हैं। और तीसरा जो नॉर्मल जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से ये कंपनी का आईपीओ जो भी इशू लेकर के कंपनी आई है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को समझते हैं कि आपको कब क्या अप्लाई करना चाहिए एंड फिर हम कंक्लूज़न पे आएंगे। सो एप्लीकेशन का जो डेट है वो आईपीओ जैसे 16 जुलाई से मार्केट में फ्लोर पे आ जाएगा एंड 20 जुलाई को एंड हो जाएगा। सो आपको इस बीच में ही इसमें अप्लाई करना है। अलॉटमेंट 26 जुलाई को होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको एलोकेशन हुआ नहीं हुआ। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो 27 जुलाई को फंड आपका आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। डीमैट अकाउंट में शेयर्स आपके आ जाएंगे 28 जुलाई को एंड आईपीओ का लिस्टिंग डेट जो है वो 29 जुलाई है, तब से वो मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। और अगर आप फाइनेंशियल वे में इसके डिटेल्स को समझने जाएंगे तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर मार्केट में आ रहा है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है दैट इज़ 1073 से लेकर के 1083 रुपीज़। मार्केट लॉट आपको पता है आईपीओ जब भी आएगा आपको अगर उसमें अप्लाई करना है तो लॉट में अप्लाई करना होगा, आप एक शेयर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो जो लॉट है वो 13 शेयर्स का लॉट है। यहाँ पे कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह लिस्ट हो रही है। बीएसई एनएसई लिस्टिंग ये सब समझना है तो आप मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस दिए गए हैं, उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कंपनी जो इशू लेकर के आ रही है, आईपीओ लेकर के आ रही है, वो 500 करोड़ का आईपीओ है। अब इस 500 करोड़ में से टोटल फ्रेश इशू नहीं है। तो फ्रेश इशू का पार्ट 225 करोड़ है एंड रेस्ट 275 करोड़ जो है वो ऑफ़र फॉर सेल है। अब शायद ऑफ़र फॉर सेल आपको ये टर्म थोड़ा सा नया लगे या समझने में दिक्कत हो, तो ऐसे टर्म से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करता रहता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप मेरा फेसबुक का पेज फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे ये सब एकदम बहुत शॉर्ट से टर्म में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है। सो 275 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल है। अभी जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आपको 13 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है बिकॉज 1 लॉट इज़ 13। प्राइस बैंड जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे 1073 से लेके 1083 था। आपको भी पता है कि हम कट ऑफ प्राइस पे ही करेंगे, दैट मीन्स जो हाईएस्ट है 1083 पे आपको अप्लाई करना होगा। सो ये अमाउंट आपको आएगा 14,079 रुपीज़। दैट मीन्स एक लॉट एप्लीकेशन के लिए आपको 14,079 रुपीज़ पे करना होगा। सिमिलर वे में आप मैक्सिमम 14 लॉट यानी कि 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। सो 14 लॉट 13 शेयर का 1 लॉट दैट मीन्स 182 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू जाएगा 1,97,106 रुपीज़।
तो ये आप मैक्सिमम कर पाएंगे, मतलब 14 लॉट्स आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ये कंपनी का जब लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीज़ होकर के 100% से 79.17% पे आ जाएगा। तो ये था बेसिक डिटेल्स ऑफ तत्वा। अभी ओपिनियन, और ओपिनियन से पहले हम ये समझ लेते हैं, अब ये जो कंपनी आ रही है तो पहली कंपनी अपने सेगमेंट में होगी नहीं जिसका आईपीओ आ रहा है। बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो हम इसके पेयर्स को चेक कर लेते हैं, जो पेयर्स में क्या परफॉर्मेंस है मार्केट को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के। अगर आप पेयर्स देखेंगे तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड का पेयर कंपैरिजन में, ये 1 ईयर के रिटर्न्स हैं सारे कंपनी जो भी इसके पेयर कंपनीज़ हैं, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 660% से लेकर के यहाँ पे 246% दिखेगा। सो हर कंपनी का अलग अलग है। दैट मीन्स जो इसके पेयर कंपनीज़ हैं वो रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। 1 ईयर का रिटर्न चार्ट अगर हम देख लें या फिर हम 3 ईयर का रिटर्न चार्ट देख लें, सो इस तरह से अगर आप कंपनी का देखोगे सो कोई भी कंपनी आपको यहाँ पे ये नहीं दिखेगा जिसका कि रिटर्न कम है। 793%, 286%। सो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है इस सेगमेंट में, बिकॉज डिपेंडेंसी ज़्यादा है। केमिकल प्रोडक्ट्स हर कंपनी को लग रहे हैं जो कि आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हों, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। सो इस तरह से आपने पेयर कंपैरिजन भी देख लिया, आपने सारे पॉइंट्स देख लिए। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पे। सो ओवरऑल सारा स्टडी करने के बाद, सब चेक करने के बाद, मैं इस कंपनी को रिकमेंड करूँगा सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए फॉर द लिस्टिंग गेन एंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। लिस्टिंग गेन को समझने के लिए एक और टर्म होता है, इसको हम ग्रे मार्केट बोलते हैं। ग्रे मार्केट में आज के डेट में ये 40 to 45% का आपको लिस्टिंग गेन देता हुआ दिख रहा है। तो ये एक फैक्टर है जो कि आपको और एनकरेज करेगा इसमें सब्सक्राइब करने के लिए। और कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स सब इतने अच्छे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये था तत्वा का। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जोमेटो के ऊपर। सो जोमेटो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल्स अभी सपोर्टिव नहीं है, फ्यूचर प्रोडक्ट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, कंपनी का जो मार्केट में नाम है वो काफ़ी अच्छा है। इन सब की वजह से कंपनी का लिस्टिंग गेन अच्छा होने का चांस है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो अभी कोई नहीं बता सकता है जोमेटो का। सो लिस्टिंग गेन आपको चाहिए तो आप जोमेटो में भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी श्योर होना है जोमेटो को लेकर के तो सेकंड डे का वेट कर लीजिए, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बोला है। अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन 5 टाइम्स के ऊपर दिखता है, दिखेगा ही, बिकॉज कंपनी का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होने वाला है, उसमें कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं है। सो आप दोनों में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपका मोटिव ये रहता है कि मुझे अगर शेयर्स मिले मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूं, तो उसके लिए आप तत्वा में जा सकते हैं कंपेयर टू जोमेटो। तो ये था मेरा व्यू तत्वा के ऊपर। बाकी आप खुद एक बार अपना एनालिसिस करें, अपना व्यू बनाएं और फिर इन्वेस्ट करें, ना कि मेरे बोलने के ऊपर। सो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।